बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 32 शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 का आगाज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 12.2 जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह सीखेंगे। इसके टॉपिक्स हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, तो आप या तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहें या एवरेज कहें, ये एक ही बात है। शुरू करते हैं डेफिनेशंस से। डेफिनेशंस हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8 इन सब का सॉल्यूशन भी है, जिसमें 1 और 2 तो कम्प्लीटली डेफिनेशंस हैं, 7 और 8 में डेफिनेशन के साथ सवाल भी अटैच है। तो इस तरह आप ये डेफिनेशंस भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ हम जब आगे एक्सरसाइज के मज़ीद सवाल करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 7 और 8 की डेफिनेशंस जो हैं वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज की डेफिनेशन को। आ सिंगल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट आर डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज। एक ऐसा सिंगल नंबर जो होल डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, उस नंबर को एवरेज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ये कह सकते हैं कि क्लास परफॉर्मेंस ऑफ 8B, अगर हम क्लास परफॉर्मेंस 8B की जानना चाहते हैं तो हम यकीनन उसकी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो अगर फ़र्ज़ करें मैं मैथ में जानना चाहता हूं कि 8B की क्लास परफॉर्मेंस क्या है, तो मैं टेस्ट में जितने भी बच्चों ने स्कोर किया होगा, जो भी मार्क्स हासिल किए होंगे, उनका एवरेज निकाल लूँगा, तो वो एवरेज पूरी क्लास की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसी तरह हम और भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। एवरेज का हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और ये प्लानिंग में काम आता है एवरेज। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि एवरेज की टाइप्स क्या क्या हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एवरेज, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। एवरेज की वैसे तो इससे ज़्यादा टाइप्स हैं जो आपके सामने लिखी गई हैं, लेकिन आपके कोर्स में एवरेज की सिर्फ 4 टाइप्स शामिल हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। पहली टाइप है अर्थमेटिक मीन, दूसरी है मीडियन, तीसरा है मोड, चौथा है वेटेड मीन। इसके अलावा जो टाइप्स होती हैं उनमें ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है एंड सो ऑन। तो ये तमाम की तमाम टाइप्स जो एवरेज फाइंड करने की हैं, ये टूल भी हैं एवरेज फाइंड करने के। अब ये डिपेंड करता है कि आप एवरेज किस तरह के डेटा का निकालना चाह रहे हैं। आप ऐसा आपका जो डेटा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप उस होल डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नंबर आप मालूम करना चाहते हैं, तो इन 4 टूल्स में से जो आपके कोर्स में शामिल है, इन 4 टूल्स में से आप कौन सा टूल जो है वो सूटेबल सोचेंगे कि ये वाला टूल ज़्यादा अच्छा है, जो मैं रिज़ल्ट हासिल करना चाहता हूँ, जो प्लानिंग में कर रहा हूँ, उस प्लानिंग के लिए ये वाला टूल अच्छा है। अब जैसे आगे आप जब कंप्लीट डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि सिचुएशन आपको दूंगा और आपसे ये डिस्कस करूँगा कि कौन सा टूल इस सिचुएशन में होल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस टूल की मदद से एवरेज मालूम करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो वो आगे जब सारी डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद इस सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा। तो पहली हमारे पास डेफिनेशन है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज़ एन एवरेज obtained by dividing the sum of values by the number of values of the data। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डेफिनेशन से पहले मैं एक ज़रूर बात बता दूँ कि हम जो भी हमारे इस कोर्स में जो भी टाइप्स शामिल हैं, ये टाइप्स और हम जो एवरेज मालूम करेंगे इन टाइप्स के, वो अनग्रुप डेटा का होगा। आपके कोर्स में ग्रुप डेटा शामिल नहीं है। तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है, अर्थमेटिक मीन इज़ एन एवरेज obtained by dividing the sum of values by the number of values of the data। अर्थमेटिक मीन इस तरह से मालूम किया जाता है, अर्थमेटिक मीन एवरेज की एक टाइप है, वो इस तरह से मालूम किया जाता है कि डेटा में मौजूद जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम कर लीजिए और उनकी तादाद से उनको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ फार्मूला लिखा गया है, अर्थमेटिक मीन यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में AM कहा, सम ऑफ वैल्यूज़, तमाम गिवन वैल्यूज़ को प्लस कर लीजिए, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उनकी तादाद से डिवाइड कर दीजिए, तो वो एवरेज मिल जाएगा। सिंबॉलिकली हम इस तरह से भी इस फार्मूले को लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिंबल को समझ लीजिए। ये जो सिग्मा है, ये सिंबल जो है वो सिग्मा कहलाता है, सिग्मा। और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है समेशन के लिए, सम के लिए, ठीक है।
तो अब हम क्या कहेंगे कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो अब जैसे जितना भी डाटा हमें गिवन है, हर डाटा x की वैल्यू कहलाएगा, जैसे x1, x2, x3, x4। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो i है वो हमारा 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन नंबरों को शो कर रहा है। तो i की जगह 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि x1, x2, x3, x4, तो ये तमाम के तमाम गिवन डाटा के नंबर्स हैं। और नीचे n जो लिखा हुआ है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, और ये क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़। तो ये सिंबॉलिकली लिखा जा रहा है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारी एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि एवरेज ऑफ 12, 3, 5, 9, 7, 6 ये नंबर्स हैं जो किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इसका एवरेज मालूम करना है, ऐसा नंबर मालूम करना है जो इस होल डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अपने दिए हुए तमाम नंबर्स का फार्मूले के मुताबिक सम ऑफ वैल्यूज़ करना है। तो तमाम नंबर्स का हमने सम किया। नीचे लिखा है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो हमने गिनी कि इनकी तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने यहाँ इनकी तादाद 6 लिखी। सम आया 42, डिवाइड किया 6 से तो आ गया 7। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम नंबर्स का एवरेज 7 है। इन तमाम नंबर्स को अगर किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो 7 है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये एग्जाम्पल थी अर्थमेटिक मीन की। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। इसे कंटिन्यू करते हैं। अब इसे आप देखिए ज़रा गौर से। अगली डेफिनेशन है हमारी मीडियन। मीडियन एवरेज की एक टाइप है। इसकी डेफिनेशन है, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा इज़ कॉल्ड इट्स मीडियन। हमें जो भी डाटा दिया गया है, वो डाटा जिस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमने पहला काम ये करना है, उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब वो अरेंज हो जाए तो उसके में जो मिडिल नंबर होगा वो मीडियन कहलाएगा। तो हम कहेंगे मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन अरेंज डेटा। तो मिडिल नंबर जो होगा वो मीडियन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास टू केसेस हैं। अब हमें जो दिया हुआ डाटा है वो तादाद में इवन भी हो सकता है और वो तादाद में ऑड भी हो सकता है। अगर तादाद में अगर इवन है डाटा तो हमें मिडिल में 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उस केस में हमें क्या करना है। दूसरा केस है कि अगर तादाद में ऑड है तो वो हमें मिडिल में सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा और वो एक ही नंबर मीडियन कहलाएगा। तो हम पहला केस डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले केस में लिखा है कि इफ़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डेट इज़ n इज़ इवन, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो इवन हो। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है n की वैल्यू अगर इवन है तो क्या होगा, तो मीडियन होगा क्या, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़। तो जब आप अरेंज करके जो 2 मिडिल वैल्यूज़ होंगी तो उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, वो मीडियन कहलाएगा। तो इस बात को दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आप 1/2 करें और तादाद से 2 को डिवाइड करके यानी वो वाली टर्म निकाल लें, और 2 n में 2 प्लस करके 2 से डिवाइड करके और ये वाली टर्म लिख लें। इन दोनों टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो अब यहाँ पे एक वर्ड का इजाफा कर लें, यानी ट्रम। यहाँ वर्ड का इजाफा कर लें कि ट्रम, या वैल्यूज़ मैंने आखिर में लिख दिया है तो ये भी ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। तो ये ज़रा देखिएगा, हमारी पहली एग्जाम्पल है जो इसी केस से ताल्लुक़ रखती है। फाइंड मीडियन ऑफ 5, 7, 9, 4, 3, 2। अगर हम देखें तो हमारा जो डाटा गिवन है वो अरेंज नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले काम ये करना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी तरतीब से लिख लिया छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। तो अब इसमें देखा हमने गौर से, तो चूँकि ये तादाद में इवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो तादाद में इवन है तो इसमें मिडिल में जो नंबर आएंगे वो 2 आएंगे। ये मिडिल में नंबर आ रहे हैं। तो इन मिडिल में आने वाले 2 नंबर्स हमने लिख लिए यहाँ पर। 2 मिडिल वैल्यूज़ आर 4 and 5। अब हमने इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये तादाद में चूँकि 2 हैं तो हमने 2 से डिवाइड किया और सम ऑफ वैल्यूज़ यानी इन मिडिल वैल्यूज़ का प्लस कर लिया। तो मीडियन जो है वो इक्वल हो गया, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया और कैलकुलेशन की तो 4.5 आया। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे डेटा का मीडियन 4.5 है। यानी इस पूरे डेटा को किसी एक नंबर से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें हमारा वो इस केस में
5 है। तो हमने जो टूल अप्लाई किया वो मीडियन था एवरेज मालूम करने का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ तो क्लियर हो गई बात, आपको कोई डाउट नहीं है। अगर इस तरह से समझना चाहें तो इसको भी इस तरह भी समझा जा सकता है कि ये तादाद में 6 हैं तो हमने n की जगह 6 लिखा, तो इस तरह से समझ लें। ये आपके अपने ऊपर है, जैसे चाहें कर लें। 6/2 और प्लस ये 6 + 2 यानी क्या बना 6 + 2/2 वैल्यू, ठीक है। तो अब देखें क्या बनेगा ये, अगर इस तरह से हम मालूम करना चाह रहे हैं तो ये बन गया 4th। तो 4th यहाँ से गिने 3, 3rd बन रहा है ये, तो यहाँ से गिने 3rd टर्म कौन सी है 1 2 3, तो ये 3rd टर्म 4 है। ये 6 + 2 बना 8, 8 डिवाइड बाई 2 बना 4, तो यहाँ से गिने कि 4th टर्म कौन सी है 1 2 3 4, तो 4th टर्म है 5। तो ये भी हमारा उसी तरह से कैलकुलेट हुआ, यानी 9। तो ये बन गया 9/2 का मतलब है 4.5। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जो रेड कलर के मार्कर से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वो मैंने दरअसल इस सेकंड वाले को यूज़ किया है, और ब्लैक कलर के मार्कर से जो सॉल्व किया है दरअसल वो मैंने पहले वाले को इस्तेमाल किया है। अगर आपके नंबर्स की तादाद बहुत कम हो, तादाद ज़्यादा ना हो, तो आप प्रीफियर पहले मेथड को कीजिए, ईज़िली आपको मिडिल में वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपके नंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो अरेंज करने के बाद मिडिल टर्म तलाश करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप ये वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, ताकि इसमें आपको ये पता चल जाए कि कौन सी 2 टर्म हमने लेनी है। तो हम यहाँ से गिनना शुरू कर देंगे और जो टर्म इस फार्मूले ने कही होगी वो टर्म हम पिक कर लेंगे। वो पिक करने के बाद प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज हमें मिल जाएगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम मीडियन के दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरे केस ये है कि इफ़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इज़ ऑड, अगर वैल्यूज़ जो हैं यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो तादाद जो है वो ऑड हो, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो मीडियन क्या होगा मिडिल वैल्यू। क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब डाटा आपका ऑड होगा तो मिडिल में सिर्फ एक ही नंबर आएगा और वो एक ही नंबर मीडियन कहलाएगा। अगर डाटा आपका बहुत ज़्यादा है तो फिर आप मीडियन के मिडिल नंबर तलाश करने के लिए ये सेकंड लाइन का इस्तेमाल करें, यानी n + 1/2th वैल्यू ऑफ डाटा वो मीडियन कहलाएगी। अब इस एग्जांपल के ज़रिए मीडियन हम अनग्रुप डाटा का समझते हैं। तो अनग्रुप डाटा का मीडियन, अनग्रुप डाटा आपको दिया हुआ है 6 9 7 5 3 2 10। हमने देखा कि ये तादाद में 7 है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि n की वैल्यू 7 है। सबसे पहले ये भी देखा कि ये ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहला काम ये किया कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज कर लिया। उसके बाद मीडियन मैं सेकंड तरीके से करके दिखा रहा हूँ ना, तो मिडिल वैल्यू आप इजीली यहाँ छोटा, ये डाटा बहुत कम है इसलिए मिडिल वैल्यू आप इजीली देख सकते हैं कि अगर 3 इस तरफ रखें 3 इस तरफ रखें नंबर, तो ये 6 जो है वो मिडिल वैल्यू है, तो 6 जो है वो आंसर है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब डाटा आपका स्मॉल हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर डाटा स्मॉल ना हो तो फिर ये मेथड आप देखिए कि हमने लिखा कि n + 1/2th वैल्यू, तो हमने n की जगह n की वैल्यू रखी 7, तो ये बन गया 4th वैल्यू। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, जो आपने अरेंज किया हुआ डाटा उसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो देखें ये 6 जो है वो हमारा कौन सा नंबर आ रहा है 4th वैल्यू आ रही है, तो 1 2 3 4, तो ये 6 जो है वो हमारा मीडियन कहलाया फॉर अनग्रुप डाटा। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, अगली डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम मोड की तरफ आ जाते हैं, अपनी एवरेज की थर्ड डेफिनेशन की तरफ। तो हम मोड की डेफिनेशन सीख रहे हैं फॉर अनग्रुप डाटा। द मोस्ट रिपीटेड और फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। अब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जो किसी नंबर्स या कुछ हमें डाटा दिया गया है, ज़रूरी नहीं कि नंबर्स हों, कोई डाटा दिया गया है और हमने ये पता करना है कि मोड क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वो मोड कहलाएगा। हमारे डाटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट होगी, या हम नंबरों की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो मोड कहलाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस हैं और वो मोड के नेचर बताएंगे आपको। पहला केस है यूनिक मोड, यानी आपको अपने डाटा में सिर्फ एक ही मोड मिलेगा,
इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये लिखा है 2, 3, 5, 9, 6, 5, 10। अगर हम ये एक छोटा सा डाटा है, इस छोटे से डाटा को अगर आप अरेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अरेंज कर लें तो ज़रा डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। लेकिन चूँकि डाटा छोटा है तो हम ईज़िली एक नज़र मार के ये देख सकते हैं कि 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक से ज़्यादा मरतबा आया हो, तो इसलिए हम कहेंगे कि 5 जो है वो यहाँ पर वो मॉड है, क्योंकि 5 एक वाहिद नंबर है जो रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में हमारा मॉड यूनिक है, यानी सिर्फ एक ही नंबर मॉड में आया है। दूसरे केस में देखें जिसके अंदर मोर देन 1 मॉड होंगे। अब ये कैसा केस है, ज़रा गौर से इस डाटा की तरफ देखिए। ये भी एक स्मॉल डाटा है, इसलिए हम एक बगैर अरेंज किए नज़र मार सकते हैं। तो देखें गौर से कि 2 एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आया, 3 एक से ज़्यादा मरतबा नहीं आया, 5 को अगर देखें तो ये एक मरतबा आया है, ये दूसरी मरतबा आया है, तो 5 रिपीट हो रहा है। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। 9 को देखें तो ये भी एक मरतबा आया है, ये भी 2 मरतबा आया है, तो 9 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 6 एक मरतबा आया है, 7 एक मरतबा आया है। तो 5 और 9 के दरमियान टाई हो गया मामला कि वो 5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है और 9 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो फिर टाई होने के केस में हम कहेंगे कि भाई मोड जो है वो 5 और 9 दोनों हैं, 5 और 9 दोनों हैं। तो इसमें से आपने ये देखा कि मोड जो है वो इस केस में यूनिक नहीं है। तो जब हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और एवरेज के लिए हम मोड का टूल अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ कोई एक नंबर, तो फिर हम मोड को इस केस में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, एवरेज का टूल अप्लाई कर लेंगे, अरिथमेटिक मीन का टूल अप्लाई कर लेंगे एवरेज मालूम करने के लिए, या मीडियन का टूल अप्लाई कर लेंगे एवरेज मालूम करने के लिए। लेकिन इस केस में मोड जो है वो सूटेबल नहीं है अगर आपको यूनिक रिजल्ट चाहिए तो। तीसरा केस, नो मोड। तो तीसरे केस में है कि मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा, हो गई नहीं मोड। तो ये कौन सा केस है? अगर आप गौर से देखें तो हमारा 1 यहाँ पर 2 टाइम रिपीट हुआ है, अच्छा 3 ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5 ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 9 ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा होल डाटा रिपीट हुआ है सेम टाइम। तो फिर हम कोई मोड नहीं कहेंगे कि भाई हम पूरे के पूरे डाटा को तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, हमें तो कोई एक वैल्यू चाहिए होती जो होल डाटा को रिप्रेजेंट करे। तो हम यहाँ पे कहेंगे चूँकि सारे के सारे नंबर यूनिक नहीं हैं, सारे के सारे नंबर सेम टाइम रिपीट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस के अंदर। तो आपने देखा कि मोड अगर एवरेज के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। तो इसीलिए हम जब एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो टूल का सिलेक्शन करते हैं अपने डेटा को देखते हुए। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अगली डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी इस डेफिनेशन को। तो हमारे एवरेज की 4th टाइप है वेटेड मीन, और यहाँ हम वेटेड मीन मालूम कर रहे हैं फॉर अनग्रुप डाटा। In this case, each value is assigned a different weight according to its importance. Mean of each value is called weighted mean. ये कह रहे हैं कि इस डेफिनेशन में हमें ये बताया जा रहा है कि अब हम डिफरेंट वेट, ईच वैल्यू इज असाइन अ डिफरेंट वेट, यानी ये कह रहे हैं कि ना अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पॉर्टेंस। तो यानी ये कह रहे हैं कि जो डाटा में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ को मुख्तलिफ वेटेज दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये वेटेज का क्या मतलब है? ये वेटेज का मतलब जैसे हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपके क्लास 8 के अंदर आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं और 7 या 8 सब्जेक्ट्स हैं तो उन सब्जेक्ट्स की नेचर डिफरेंट है। तो मैं यहाँ नेचर जो बात करने जाऊँगा वो उनकी कोर्स की लेंथ के हवाले से बात करूँगा और कोर्स की डिफ़िकल्टी के हवाले से बात करूँगा। तो जो मैं अपनी ज़ाती राय में समझता हूँ वो ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप कंपेयर कर रहे हैं मैथ को उर्दू के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि मैथ का कोर्स आप अगर मेरी राय जाने तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन केस के उर्दू, और इसलिए या कोर्स की लेंथ ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि जब आप मैथ में मार्क्स जो हासिल करेंगे और आप जो उर्दू में मार्क्स हासिल करेंगे तो मैं उसको साथ कंपेयर
इक्वली नहीं कर सकता तो मैं इन की वेटेज डिफरेंट रखूँगा। तो कभी कभार बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम जब यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई कोर्सेज़ पढ़ रहे होते हैं तो कोई कोर्स का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका लेंथ बहुत कम होती है और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके नंबर ऑफ़ लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो सब्जेक्ट की लेंथ कम होती है तो उसके नंबर ऑफ़ लेक्चर्स भी कम होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट की वेटेज डिपेंड करती है उस सब्जेक्ट की लेंथ के ऊपर, उसके कोर्स कितना बड़ा है, तो उसको डिफरेंट वेट दिया जाता है। और जिसका कोर्स की लेंथ ज़्यादा है, चाहे उसके मैक्सिमम मार्क्स, दोनों के मैक्सिमम मार्क्स चाहे सेम हो, लेकिन उनकी वेटेज डिफरेंट रखी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम लेक्चर्स। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे W1, W2, W3 एंड सो ऑन Wn आर वेट्स ऑफ x1, x2, x3 एंड डॉट xn। तो ये तमाम के तमाम वेट्स हैं इन तमाम वैल्यूज़ के। तो फिर वेटेड मीन कैसे मालूम होगा? पहले वेट की वैल्यू और पहली वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई, तीसरी वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो ये देखें कि ऊपर जो है वो क्या लिखा है, पहली वैल्यू के उसके वेट से मल्टीप्लाई, सम प्लस दूसरी वैल्यू को उसकी वेट से मल्टीप्लाई प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से हम हर वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस साइन लगाते चले जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है? सम ऑफ ऑल वेट्स। तो जितने भी वेट्स हमारे डेटा में गिवन होंगे वो तमाम के तमाम हम सम करेंगे। इसी फार्मूले को सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है। ये है सिग्मा, जो काम आता है समेशन के, जो सिंबल है समेशन का, यानी सम मालूम करने का। तो इसे हम समेशन भी कह सकते हैं। तो हम इसे यूँ पढ़ेंगे, समेशन xn मल्टीप्लाई wn। तो इसका मतलब क्या है कि xn और wn की तमाम वैल्यूज़ का सम, इसका ये मायने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। और समेशन wn का मतलब क्या है कि w की तमाम वैल्यूज़ का सम, जो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको सिंबॉलिकली इस तरह लिखा गया है। अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है दी वेट ऑफ 5 वैल्यूज़ 2, 4, 7, 9 एंड 5 आर 1, 2, 3, 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो हमें 5 वैल्यूज़ ये दी गई हैं जिनको x1, x2, x3 एंड x5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उनके वेट ये रिस्पेक्टिवली इसी तरतीब से दिए हुए हैं कि 1, 2, 3 इसको W1, W2, W3 एंड W4 एंड W5 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि फाइंड वेटेड मीन। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले फार्मूले का न्यूमरेटर मालूम किया। तो हमने हर x की वैल्यू को उसके अपनी w की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, उसके अपने वेट से मल्टीप्लाई किया। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 7 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, 9 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ। ये सामने आपके ये लिखा हुआ है। और हर एक की मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस किया, यानी हमने हर xn और wn के हर प्रोडक्ट का सम करते गए। तो ये सम किया, कैलकुलेशन की, तो जवाब आया 69। डिनोमिनेटर में लिखा है तमाम वेट्स का सम करना है। तो ये वेट लिखे हैं W1, W2, W3 एंड W4 एंड W5। इन तमाम वैल्यूज़ का हमने सम किया तो वो समेशन Wn आ गया। हमने न्यूमरेटर की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी 69, डिनोमिनेटर की जगह पे फार्मूले में डिनोमिनेटर की वैल्यू 12 रखी, डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि हमारे इस डेटा का वेटेड मीन है 5.75। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आकर हमने अपने लेक्चर नंबर 32 को क्लोज़ किया और हमने इस लेक्चर में 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 7 और 8 की तमाम की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड अपनी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो डेफिनेशन से हटकर होंगे। शुक्रिया।